Assalamu alaikum, my dear students. I hope you're fine and doing well. So today we are going to start our fourth lecture on chapter number 3, that is atomic structure. So far in this chapter we have discussed about the discovery of electron, proton, neutron and the radioactivity process, and then in our last lecture we discussed about spectroscopic experiments and then different types of spectra. So now in today's class we are going to discuss Bohr's atomic model first. Introduction of the Bohr's atomic model. Bohr model of the atom was proposed by Neil Bohr in 1915. बोहर मॉडल जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया नील बोहर के, क्योंकि इन्होंने ही 1915 में जो है ये मॉडल प्रपोज किया था. It came into existence with the modification of Rutherford's model of an atom, in which he explained that a nucleus positively charged is surrounded by negatively charged electrons. अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया? क्योंकि इससे पहले यानी बहुत साइंटिस्ट से पहले रदरफोर्ड जो थे हमारे एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक मॉडल दिया था एटम का, जिसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है वो सराउंड किया होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज आपको बॉडी नज़र आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के. यानी हमने ये डिस्कस भी किया था कि हमारे एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं. तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा कि सेंटर में एटम के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है और उसको सराउंड किए होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. तो इस मॉडल को फर्दर मॉडिफाइड किसने किया? बोहर्स ने, और इसीलिए हम कहते हैं इसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल. Bohr modified this atomic structure model by explaining that electrons move in fixed orbital shells and not anywhere in between, and he also explained that each orbit shell has a fixed energy level. So basically students, हुआ क्या था कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोहर्स ने इसको फर्दर मॉडिफाइड किया. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव ज़रूर करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन फिक्स ऑर्बिट्स या शेल्स में मूव करते हैं, रेंडमली अरेंज नहीं होते, बल्कि ऑर्बिट्स के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो एटम में कहीं भी पाए जाएं, बल्कि वो अपने ऑर्बिट्स के अंदर ही घूमते हुए आपको नज़र आएंगे. और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि उस शेल की भी पर्टिकुलर अपनी एनर्जी होती है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ज्यूम करें तो इट्स जस्ट लाइक योर सोलर सिस्टम. यानी इनके जो कहने का मतलब था वो ये था कि जैसे सन आपके सोलर सिस्टम में सेंटर में पाया जाता है, इसी तरह आपका न्यूक्लियस एटम का सेंटर में पाया जाता है, और ऑर्बिट्स के अराउंड, ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सन. इस तरह का मॉडल इन्होंने प्रपोज किया. अच्छा, अब यहाँ पर इसकी जो आप सोच रहे होंगे ज़रूरत क्या पेश आई, तो यहाँ पर रदरफोर्ड के जो मॉडल में था वो एक डिफेक्ट था. वो डिफेक्ट बेसिकली था क्या कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अगर जो है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे एंड अल्टीमेटली वो अनस्टेबल हो जाएंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता. तो बेसिकली बोहर्स ने ही इसे मॉडिफाई किया. उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं, यानी उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर ही वो रहते हैं और वहाँ रहते वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वहाँ वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते, तभी हमारे एटम्स स्टेबल होते हैं. so far you have to remember one thing only, कि इन्होंने जो अपना मॉडल दिया उन्होंने उसमें क्या बताया कि यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स ऑर्बिट्स या फिक्स शेल्स में होते हैं और इसके अलावा कहीं बीच में नहीं पाए जाते. और उन्होंने ये बताया कि उन शेल्स की भी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, जस्ट लाइक दिस. आप यहाँ देख लें कि यहाँ डिफरेंट शेल्स आपको दिखाए गए हैं, बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, देन के एल एम एन, इनको हम ऑर्बिट्स को नाम भी दे देते हैं, 1 2 3 4 कह लें. और इनको अगर हम पर्टिकुलर नाम देते हैं तो फर्स्ट हमारा के शेल होता है, देन सेकंड एल शेल होता है, तीसरे को हम एम शेल कहते हैं और फोर्थ को एन शेल कह देते हैं.
Bohr's model consists of a small nucleus positively charged surrounded by negatively charged electrons moving around the nucleus in orbits. तो हम ये देख सकते हैं कि बोहर्स मॉडल ने जो हमें एक्सप्लेन किया उसके मुताबिक क्या है कि सेंटर में स्मॉल जो है न्यूक्लियस पाया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके अराउंड हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। अब बोहर्स ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए, कुछ पॉइंट्स दिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पोस्टुलेट बोहर्स का क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। Atom has certain fixed orbits in which electron is revolving around the nucleus। हम इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा कि एटम जो है वो जो है certain fixed orbits रखते हैं और उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। This orbit possesses certain amount of energy, hence they are energy shells designated as K, L, M, N और 1, 2, 3। इसी तरह से इन ऑर्बिट्स की भी अपनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और अपनी एनर्जी की बेसिस पर हमने इसे के एल एम एन डिज़ाइन किया है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो हम इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहते हैं, यानी ये तो रुके होंगे लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट्स। As long as electron revolve in a particular orbit, it neither absorb nor it emits energy। यानी वही बात कि जब तक आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है वो वहाँ पर ना ही एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और ना ही अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करता है, ना ही अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा। तो उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट के अंदर क्या रहेगी? सर्टन स्पेसिफाइड रहेगी, लेकिन हो सकता है कि वो उससे मूव करें या कहीं और से मूव करके आए तो फिर एनर्जी चेंज आपको नज़र आ सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। When electrons jump up from lower energy level E1 to higher energy level E2, it absorbs energy। यानी अगर उसको E1 जो कि आपका लोअर एनर्जी लेवल होता है उससे जंप करना है हायर एनर्जी लेवल पे, तो उसे अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब इसे मूव करना है यहाँ पर या यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो इसको क्या करना पड़ेगा? फोटॉन की सूरत में अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ मूव कर जाएगा। सो हमने जब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन या क्वांटा की सूरत में। तो बेसिकली यहाँ भी यही होता है कि जब हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो E1 जो कि हमारा लोअर एनर्जी लेवल होता है उससे मूव कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल में E2 में बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी। The emission or absorption is discontinuous in the form of energy packets called quantum। और फोटॉन तो वही बात कि आपके जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है और एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसे हम क्वांटम और फोटॉन कहते हैं। और ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि जो भी एनर्जी चेंजेस या एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी इमिशन है वो क्वांटा की फॉर्म में हो रही होती है। Now the fourth point is difference of energy. The delta E is the difference in energy of higher and lower energy levels। तो डेल्टा ई किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस इन एनर्जी। और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसके बराबर में होता है? हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल के। यानी डेल ई आपका बराबर होता है E2 माइनस E1, यानी आप हायर ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर दें लोअर ऑर्बिट की एनर्जी से तो आपके पास एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हमें पता है कि डेल ई किसके बराबर होता है? एच न्यू के। और
एच न्यू इज इक्वल्स टू 1 फोटोन, यानी डेल्टा ई बराबर है एच न्यू के और वो बराबर है 1 फोटोन के आपके पास। तो अगर इस डायग्राम में आप देखें तो आपको क्या पता चल रहा है कि देखें सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं। फर्स्ट वन आपका जो है वो E1 होगा, सेकंड ऑर्बिट में आपकी जो एनर्जी है वो E2 होगी। जैसे ही इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगी या फोटोन दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा E1 से E2 में, तो डेल ई किसके बराबर हो जाएगा, E2 माइनस E1, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू। अच्छा, अगर आप इसको इस ग्राफ से, इस डायग्राम से भी देखें तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है कि जो आपका N1 है या जो आपका लोअर एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको मूव करना था ऊपर N2 में तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपके ऑर्बिट्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल E1 की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू E2, E2 की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू E3, यानी आपके N3 यानी ऑर्बिट नंबर 3 से। सो E1, E2, E3 फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स आप क्या यूज करते हैं, N1, N2, N3, N। सो बेसिकली N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, और यहाँ पर उनकी एनर्जी को फिर हम उसी के लाइकवाइज कर देते हैं कि N1 की एनर्जी E1 है, N2 की एनर्जी E2 है। तो दिस इज द वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। आप अपने फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करके आ चुके होंगे, आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लेकिन हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, आपको डेफिनेशंस की बता देते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके अंदर एक मोमेंटम जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स भी आपके जो है वो मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ में अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। सो इसका मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में या इन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर भी एंगुलर मोमेंटम पाया जाएगा। Stationary states were only those orbits in which angular momentum of electron would be integral multiple of h upon 2 pi. So basically stationary states या हमारे orbits वही होते हैं जिनमें electrons जो हैं उनका एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h ओवर 2 पाई के। यानी अगर हम देखें एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mvr के बराबर होता है, यानी mvr हमारा किसके बराबर है, nh अपॉन 2 पाई के। और यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। तो वही स्टेशनरी स्टेट्स हैं, वही हमारे पास ऑर्बिट्स जो हैं जिनके अंदर उनका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीप्लाई h2 पाई के, वही हमारे पास स्टेशनरी स्टेट्स होंगी। Now what are the defects of Bohr's model? So far we have discussed about the introduction of the Bohr's model, and then we discussed about the postulates, what were the points of Bohr's model to be considered। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके डिफेक्ट्स क्या थे। इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन के यानी ये हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस तरह के स्पेक्ट्रा को तो एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे ऐसे एटम्स के लिए उसने स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसका एक वन डिफेक्ट था। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन इसके अलावा हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी होती है, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड नॉट इन फिक्स ऑर्बिट एज सजेस्टेड बाय बोहर्स। तो हमें पता है कि बोहर्स ने ये सजेस्ट किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, लेकिन ऐसा जो उन्होंने सजेस्ट किया था वो इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यूं ही नहीं मूव करता वन डायरेक्शन में, बट इट्स मूविंग इन 3 डायमेंशन, यानी वो 3 और XYZ प्लेन्स पर मूव करता हुआ जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही पाथ पर चलता रहे, वो तीनों डायमेंशन में स्पेस में मूव करेगा। तो उसकी जो पिक्चराइजेशन आपको नजर है वो इस तरह से, यू नज़र नहीं आएगा, वो यू 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 यानी XYZ तीनों में मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। So these were the defects of Bohr's model. Now we are going to discuss about application of Bohr's model. Bohr's theory के इसके application आखिर क्या है।
इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इससे हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम पता चल रही है जो कि हमें रदरफोर्ड से नहीं पता चल रही थी. देन इट एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रा, इससे हमें एमिशन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन किया. इट एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को भी इसने एक्सप्लेन किया. इट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करता है. रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोहर्स थ्योरी. तो ये जो चीज़ें हैं कि हम अपने इलेक्ट्रॉन की रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बोहर्स थ्योरी की मदद से. तो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में बेसिकली यही करने वाले हैं कि बोहर्स थ्योरी की एप्लीकेशन देखेंगे कि उससे हम किस तरह से रेडियस अपने इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, किस तरह से हम उसकी वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उनकी जो डेरिवेशंस हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे. So this is all about the Bohr's theory, and now we are going to drive the expression for radius of Bohr's orbit. क्योंकि हमने ये तो पता चल गया कि Bohr's theory की मदद से हम रेडियस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं एटम में. तो अब हम वो देखते हैं कि हम वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. So students, if you focus on this picture, आपको ये एक एटम दिखाया गया है. इसके सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा ऑर्बिट में. अच्छा, अब आपके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करें r से, और ये आपका यानी उसका रेडियस है. डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय r. मतलब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस हमारे पास क्या कहला रहा है? रेडियस. और हमें अभी इसके लिए ही क्या निकालना है? एक्सप्रेशन निकालना है, ड्राइव करना है. अच्छा, अब आपके लिए जो यहाँ पर बात कंसिडरेबल है वो क्या है कि आपने फिजिक्स में ये बात भी पढ़ी होगी कि जब भी कोई बॉडी जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है सर्कुलर पाथ में, तो वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए. एक जो है उस बॉडी को टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट कर रही होती है और एक उसकी अपोजिंग फोर्स होती है जो उसके अवे कर रही होती है. मतलब एक उसको सेंटर की तरफ खींचेगी और दूसरी उसको सेंटर से दूर रखने की कोशिश करेगी. तो जो फोर्स किसी भी ऐसी बॉडी को जो एक सर्कुलर पाथ में मूव करी है उसके सेंटर की तरफ खींच के रखे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो उस बॉडी को सेंटर से अवे रखने की कोशिश करे उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. सो बेसिकली अगर यहाँ पर देखें तो एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसके बराबर होती है? ZE² के. और दूसरी फोर्स जो बाहर की तरफ है वो कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हमारे पास बराबर है MV² के. सो consider an electron of charge E and mass m revolving around its nucleus of charge Ze, where Z is the atomic number and E is the charge on a proton. सो बेसिकली अगर आप इस डायग्राम में देखें आपको यही रिप्रेजेंट करवाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज E है, इसका मास भी दे दिया उन्होंने कि आप इसको m से रिप्रेजेंट कर लें. ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पे चार्ज आपके पास क्या दिखाया हुआ है? Ze. Z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, और बाय डेफिनेशन एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और E यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन अ प्रोटॉन. तो Ze मतलब एटॉमिक नंबर एंड चार्ज ऑन अ प्रोटॉन. The r is the radius of orbit in which electron is revolving with the velocity v. तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपके पास v है और r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रेडियस को जो कि एक इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट से है. The centripetal force is due to attraction between the electron and the nucleus. सही है, आपको मैंने ये बात पहले एक्सप्लेन कर दी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को जो है वो उसके सेंटर में अट्रैक्ट करती है. तो हमारे एटम के अंदर सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके अराउंड जो बॉडी रिवॉल्व करती है वो होती है इलेक्ट्रॉन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो अट्रैक्ट करके रखती है, अट्रैक्शन क्रिएट करती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F=Ze²/r². के अब आपको ये भी पता है कि Ze यहाँ पर क्या है और r यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? The centrifugal force is the
apparent force that draws a rotating body away from the center of rotation. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही फोर्स होती है जो किसी बॉडी को ड्रॉ करे, अवे करे रोटेटिंग बॉडी को सेंटर ऑफ रोटेशन से। यानी अगर यहाँ पे जो दूसरी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को दूर करना चाहेगी उसके सेंटर ऑफ रोटेशन से। और इसको हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, F इजिकल्स टू mv² अपॉन r से। The Bohrs assume that this opposing force must balance each other exactly to keep the electron in an orbit. तो बोहर्स ने ये assume किया कि यहाँ पर ये दोनों forces एक दूसरे के बिल्कुल जो है बैलेंस कर रही होंगी opposing forces, तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। देखिए अगर कहीं भी कोई चीज़ अनबैलेंस होती है, आप इसकी एग्जांपल इस तरह से लें, कोई चीज़ है रस्सी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर एक साइड पे टीम है उसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं वो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, एक साइड पे टीम है जिसमें कम मेंबर्स है कम जोर लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं उस तरफ वो गिर जाएंगे, सही है, कम वाले भी। तो इसी तरह से अगर दोनों फोर्सेस बराबर नहीं होंगी तो जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव कर जाएगा, लेकिन इन एक्चुअल तो ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है फिक्स ऑर्बिट में। तो इसका मतलब ये उन्होंने ज्यूम किया कि दोनों फोर्सेस यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी अपोजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को बैलेंस कर रही होती हैं, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो इसको अगर हम देखें एक्सप्रेशन से तो हमारे पास यानी क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर थी, mv² अपॉन r के, जो कि बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के यानी Ze² अपॉन r² के। अच्छा अगर हम इस r² को रीअरेंज कर दें, वहाँ पर मूव कर दें, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाता है, mv² r² अपॉन r इज इक्वल्स टू Ze²। अब यहाँ पर ये देखें r² है और r है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, यानी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है r से। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, mv² r इज इक्वल्स टू Ze²r, और इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। The Bohr's postulate states that only those orbits are possible in which angular momentum of electron would be integral multiple of nh upon 2 pi। और हम ये postulate भी देख चुके थे, जो फिफ्थ postulate था बोहर्स का, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि स्टेशनरी स्टेट्स जो हैं वो ऑर्बिट की वही पॉसिबल होती हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम आपके इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है nh अपॉन 2 पाई के। तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, mv r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई के। तो अगर इधर से हम v का एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो v किसके बराबर हो जाएगा, ये mr इसके नीचे चले जाएंगे यानी यहाँ मूव कर जाएंगे तो आपके पास v निकल आएगा। तो आप इसे रीअरेंज कर दें, v बराबर हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई mr के। तो आपके पास यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यानी v का एक्सप्रेशन आ गया, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। Substituting the value of v from equation 2 in equation 1, और हमारे equation 1 का एक्सप्रेशन जो था हम अब उसमें v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या था, mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू Ze², ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। फिर हमने वहाँ से जब इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू निकाली तो हम उसको पुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जैसे हमने सब्सटीट्यूट किया हमारे पास ये आया, तो v स्क्वायर्ड था, तो इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर ले लेंगे, तो बराबर हो जाएगा n² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r इज इक्वल्स टू Ze² के। सो नाउ यहाँ पर देखें तो r अपॉन में है, r² को कैंसिल कर सकता है, m² है, m को कैंसिल कर सकता है, तो स्क्वायर वाली वैल्यूज कैंसिल होके सिंगल रह जाएंगी हमारे पास। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा Ze² का, Ze² बराबर हो जाएगा n² अपॉन 4 पाई स्क्वायर mr के। और अगर हमें r निकालना है तो आप इसे रीअरेंज कर दें, ये z यहाँ आ जाएगा और ये r वहाँ चला जाएगा। तो रेडियस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन का क्या आ जाएगा, रेडियस बराबर होता है n² h² 4 पाई स्क्वायर m और Z² के, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। This equation gives to radius of all possible stationary states the values of constants present in this equation as follows। तो इस इक्वेशन से हम रेडियाई निकाल सकते हैं पॉसिबल स्टेशनरी स्टेट्स का, और इसके लिए हमें निकालने के लिए क्या चाहिए होंगे, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू
एच हमें पता है प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.25 एक्सपोनेंट -27 और सेकंड के, और अगर इसको हम स्टैंडर्ड में लें तो 6.625 3.34 जूल पर सेकंड के। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है बराबर होता है 9.11 एक्सपोनेंट -31 केजी के इन स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट, और इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास चार्ज है वो बराबर होता है 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम स्टैंडर्ड, और ये अदर वैल्यूज़ हैं इसको, तो हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। By substituting the values in equation 3 we get the radius of first shell of hydrogen। तो अगर हमें फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन का निकालना है रेडियस तो हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। n यानी नंबर हमें पता है हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 होता है, n की जगह 1 लिख दिया। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी इन अर्थ सेकेंड्स में। इसी तरह से 4 वैल्यू है डिजिट में वही रही। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.142 होती है, उसका हमने स्क्वायर ले लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन था, हमने मास रखा उसकी जगह। z हमें पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, 1 रखा हमने। और चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रॉन का वो कितना है 4.802 एक्सपोनेंट -10 के, हमने वो रखा और उसका स्क्वायर था तो हमने उसका स्क्वायर ले लिया। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 0.529 एक्सपोनेंट -8 के। और अगर हम इसको आर्मस्ट्रॉन में, ये सेंटीमीटर में होगी, और अगर इसे हम आर्मस्ट्रॉन में यानी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास 10⁻⁻8 यानी एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के। तो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो रेडियस आ गया आपके पास हाइड्रोजन के लिए यानी फर्स्ट शेल के लिए। For hydrogen atom, the above equation of radius may be written as, तो अगर हम इसको हाइड्रोजन के लिए सिर्फ लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, R is equals to n square a naught, where a is called Bohr's radius and its value is given as 0.529 Armstrong। अच्छा, n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन नंबर ऑफ शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को, और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोहर्स के रेडियस को। बोहर्स का रेडियस हमने निकाला कितना आया 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें और हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.529 से तो एट द एंड वैल्यू आपके पास 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग ही आ जाएगी, यानी आपके पास हाइड्रोजन का रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बोहर्स रेडियस। और ये पूरी डेरिवेशन आपको क्या बता रही थी कि आप बोहर्स ऑर्बिट का रेडियस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is all about our fourth lecture, students. I hope you have understand all the things, and thank you very much. Allah Hafiz.